गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति, या इसको हम OCD भी बोलते हैं। तो चिंता विकृति पिछले वीडियो में हमने समझा था, चिंता विकृति का अर्थ समझा था, उसके हमने लक्षण पढ़े थे। लेकिन अब आगे जो है चिंता विकृति के प्रकारों में एक प्रकार है मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति। तो मनोग्रस्तता बाध्यता जो प्रतिक्रियाएं हैं वो रोगी के व्यवहार में तर्कहीन विचारधाराओं को उत्पन्न करती हैं और रोगी ना चाहते हुए भी विशेष प्रकार के सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी तर्कहीन विचारधाराएं और उन विचारों को सोचने के लिए बाध्य होना। तो रोगी अपने विचारों को तर्कहीन मानते हुए भी उसे चेतना से बाहर नहीं निकाल पाता, जिसके कारण वह निरंतर चिंतन में लीन रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वह अपने विचार से बाध्य होकर व्यर्थ की शारीरिक क्रियाएं करने लगता है। तो प्रारंभ में मनोग्रस्तता बाध्यता को तो विभिन्न मानसिक रोग जो है वो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक मानते थे, परंतु बाद के अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि ये दोनों जो रोग हैं ये स्वतंत्र रोग नहीं हैं, बल्कि एक ही विकृति के दो पहलू हैं। रोगी में कभी कभी एक पहलू प्रधान होता है तो कभी दूसरा पहलू प्रधान होता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये दोनों पहलू एक ही रोगी में संतुलित रूप से समान मात्रा में दिखाई देते हैं। तो इस रोग को समझने के लिए इस दोनों पहलुओं को हमें अलग अलग समझना होगा कि ऑब्सेशन क्या है और कंपल्शन क्या है, यानी मनोग्रस्तता क्या है। तो मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ना चाहते हुए भी मन में दोहराता रहता है, यानी व्यर्थ के विचारों को दोहराना। तो रोगी के जो ये विचार हैं ये अर्थहीन होते हैं, असंगत होते हैं, अतार्किक होते हैं और रोगी को ये पता है कि ये विचार जो हैं असंगत हैं, अतार्किक हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहता है, परंतु फिर भी वह लाचार रहता है और इन विचारों को बार बार उसके मन में आते रहते हैं ये विचार, और ये विचार उसको मानसिक रूप से अशांत करते रहते हैं। तो बार बार उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार, कल्पनाएं या चिंतन जिन पर व्यक्ति इच्छा करते हुए भी कोई नियंत्रण नहीं रख पाता, उन्हें मनोग्रस्तता कहते हैं। तो पेज मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है ये एक डेफिनेशन दी थी कि बार बार उत्पन्न होने वाले विचार और कल्पनाएं जिन पर रोगी ना चाहते हुए भी नियंत्रण नहीं रख पाता तो उन्हें हम मनोग्रस्तता कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो सेलिगमैन और रोजनहॉर्न थे, उन्होंने 1998 में डेफिनेशन दी थी कि मनोग्रस्तता ऐसे पुनरावृत्ति चिंतन, प्रतिमाओं एवं आवेगों को कहा जाता है जो चेतन में प्रवेश करते हैं और प्राय घृणित होते हैं और उनको नियंत्रित करना या समाप्त करना कठिन होता है। तो मनोग्रस्तता जो है उस स्थिति में रोगी अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना में उपस्थित कर लेता है जो कि व्यर्थ होते हैं, अतार्किक होते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की चेतना अतार्किक एवं व्यर्थ के विचारों से पीड़ित रहती है और वह इन विचारों को असंगत, अतार्किक जानते हुए भी अपने मस्तिष्क से नहीं हटा पाता और वह चाहता है कि ये विचार मस्तिष्क से परे हो जाएं, लेकिन ये विचार उसकी चेतना से अलग नहीं हो पाते। तो मनोग्रस्तता के विचारों को सीमाबद्ध करना बहुत ही कठिन है। रोगी के जो विचार हैं वो आत्महत्या से लेकर वैज्ञानिक खोज की विचार सीमा तक के क्षेत्र में घूमते रहते हैं और मनोग्रस्तता के विचार स्वयं को और दूसरों को दोषी ठहराने वाले हो सकते हैं। जैसे एक युवक मैकेनिक के मस्तिष्क में ये अचानक से ये विचार उत्पन्न हो कि वह 8 वर्षीय पुत्री का पिता नहीं है जिसे उसने अब तक पुत्री माना था। तो इससे यह अविश्वास उत्पन्न होता है कि उसकी पत्नी स्वामी भक्त नहीं है।
इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं कि एक गृहिणी इस विचार से पीड़ित है कि वह अपने अतिथियों को विष दे देगी या अपने पति को चाकू से घायल कर देगी। तो बच्चों, ये सभी इस तरह के जो विचार हैं ये मनोग्रस्तता के विचार कहलाते हैं और असामान्य रूप से संबंधित होते हैं। और हम आगे ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी मनोग्रस्तता के विचार हैं, इन विचारों के साथ बाध्यता भी पाई जाती है। ये बाध्यताएं जो हैं रोगी की मनोग्रस्तता से रक्षा करती हैं, यानी जो उसके मन में व्यर्थ के विचार उठ रहे हैं, जो उसको अशांत कर रहे हैं, तो ये बाध्यताएं जो हैं रोगी की मनोग्रस्तता से रक्षा करती हैं। जैसे रोगी जो अपनी पत्नी की स्वामी भक्ति पर संदेह करता है, उस पर हर समय दृष्टि रखने के लिए वो बाध्य हो जाता है। तो मन में विचार क्या उठ रहा है कि उसकी पत्नी जो है वो स्वामी भक्त नहीं है, और बाध्यता क्या है कि वो उस पर हर समय दृष्टि रखने के लिए उस पर नज़र रखता है, उसकी निगरानी करता है। तो इस तरह से मनोग्रस्तता का संबंध जो है वो विचार, चिंतन या प्रतिमाओं से होता है, और ऐसे विचार या चिंतन बेतुके एवं अर्थहीन होते हैं, और ऐसे विचार या चिंतन का स्वरूप जो है वो रेपिटेटिव होता है, पुनरावृत्ति उनमें होती है, तथा रोगी के मन में बार बार आकर उसकी मानसिक शांति को भंग करते हैं। चाहकर भी ऐसे विचारों को, ऐसे चिंतन को उत्पन्न ना होने देने पर रोगी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो इस तरह से बच्चों, DSM-4 की जब हम बात करते हैं कि जो DSM-4 था, जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल थी, उसमें 4 में TR में यानी टेक्स्ट रिवीजन जब किया गया, तो उसमें ऐसे पुनरावृत्ति विचारों को या चिंतन को मनोग्रस्तता का विचार या चिंतन कहलाने के लिए एक कसौटी उसमें ये भी जोड़ दी गई कि ऐसे विचारों से रोगी को मानसिक तकलीफ होनी चाहिए, उसका समय काफ़ी बर्बाद होना चाहिए, तथा उससे व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की जिंदगी के सामान्य कार्यों, व्यावसायिक कार्यों, शैक्षिक कार्यों तथा सामाजिक कार्यों में बाधा पहुंचनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की जिंदगी, उसके जो सामान्य कार्य हैं, उसका व्यावसायिक जीवन है, वो सभी जब डिस्टर्ब हो जाएं, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति जो है मनोग्रस्तता से पीड़ित है। तो इस तरह से बच्चों, मनोग्रस्तता मीनिंग उसका अर्थ है कि बार बार मन में व्यर्थ के विचारों का उठना। तो उसके बाद हम बात करें बाध्यता की। बाध्यता क्या है? बाध्यता जो है वो एक तरह की व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करते रहने के लिए बाध्य होता है, और ऐसी क्रियाएं जो हैं अवांछित ही नहीं होती बल्कि अतार्किक और असंगत भी होती हैं। जैसे हम उदाहरण से इसको समझें कि साफ सुथरे हाथ को बार बार धोने का व्यवहार करना। हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं, लेकिन हम उसको, उस क्रिया को, हाथ को बार बार धोने की क्रिया हम कर रहे हैं, वो व्यवहार हम बार बार कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम ये बार बार देखना, चेक करना कि ताला ठीक ढंग से लगा है या नहीं लगा है, तो हम उस ताले को क्या करते हैं, उसको खींच कर बार बार देखते हैं कि सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। या फिर सड़क पर खड़े होकर आती जाती गाड़ियों के नंबर नोट करना, ये भी एक तरह की बाध्यता है। या किसी चीज़ को चुराने की बाध्यता या आग लगाने की बाध्यता, ये जो हैं सब बाध्यता के एग्जाम्पल्स हैं। तो मनोग्रस्तता जब कार्य में बदल दी जाती है तो बाध्यता कहलाती है। यानी जो व्यर्थ के विचार जो हमारे अंदर उठ रहे हैं, हमारे मन में जो व्यर्थ के विचार बार बार आ रहे हैं, जब वो विचार किसी कार्य में बदल जाते हैं तो उसको हम बाध्यता कहते हैं। और बाध्यता से ग्रसित लोग एक ही कार्य बार बार करते हैं, हालांकि वे ये महसूस करते हैं कि ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी वे जो है बार बार उस कार्य को करते हैं।
तो डेविसन और नील मनोवैज्ञानिक थे। 1996 में उन्होंने बाध्यता की एक परिभाषा दी कि बाध्यता एक आवर्ती व्यवहार, आवर्ती मीन्स बार बार करना, जिसे व्यक्ति अपनी व्यथा को कम करने के लिए तथा कुछ संकट या विपत्ति को रोकने के ख्याल से करने के लिए बाधित अनुभव करता है। यानी बाध्यता में या कंपल्शन में व्यक्ति ना चाहते हुए भी एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है और व्यक्ति द्वारा की गई क्रियाएं अवांछित ही नहीं होती बल्कि अतार्किक भी होती हैं। तो बाध्यता में रोगी से जब ये पूछा जाता है कि वे क्यों बार बार एक ही क्रिया को अनावश्यक दोहराते रहते हैं, तो उनका उत्तर ये होता है कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे अशांत यानी अनईजी महसूस करते हैं और अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें मनोग्रस्तता तथा बाध्यता के बीच स्पष्ट रेखा नहीं होती। जैसे कुछ मनोग्रस्ती विचार का स्वरूप ऐसा होता है जो रोगी में चिंता तो कम करता है परंतु वह बाध्यता व्यवहार जैसा कार्य भी करता है। जैसे कभी कभी व्यक्ति किसी चिंता से बचने के लिए मन ही मन व्यक्ति कुछ जाप करने लग जाए, यानी जाप बार बार करने लग जाए या फिर कुछ गिनती बार बार करने लग जाए, तो हम इस तरह की बाध्यता को कॉग्निटिव कंपल्शन या संज्ञानात्मक बाध्यता कहते हैं। तो इस तरह से मनोग्रस्तता मीन्स बार बार व्यर्थ के विचारों का मन में उठना और बाध्यता मीन्स व्यर्थ के विचारों से बाधित होकर क्रियाएं करना। ठीक है, तो व्यर्थ के विचारों से बाधित होकर क्रियाएं करना। अब हम बात करेंगे मनोग्रस्तता के प्रारूप यानी फॉर्म्स ऑफ ऑब्सेशन, कि मनोग्रस्तता के जो प्रारूप हैं वो कौन से हैं, या मनोग्रस्तता जो है वो कितने प्रकार की होती है या उसके कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो पहला है मनोग्रस्ती शक। पहला है मनोग्रस्ती शक। तो इस तरह के जो विचार हैं, कंटिन्यूअस जो विचार आते हैं, उनका संबंध कुछ ऐसे पूर्ण कार्य से होता है जिसे ठीक ठाक ढंग से संपन्न कर लिया जाता है। जैसे कमरे का ताला ठीक से बंद करके आने के बाद कुछ भी रोगी के मन में ये विचार बार बार आता है कि उसने ताला ठीक से बंद किया है या नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं मनोग्रस्ती शक, कि उसके मन में बार बार ये शक उत्पन्न होना कि उसने जो है ये जो ताला बंद किया है वो ठीक से हुआ या नहीं हुआ। तो करीब जो है 95% रोगियों में मनोग्रस्तता शक जो है पाया जाता है या मनोग्रस्ती शक पाया जाता है। उसके बाद सेकंड है मनोग्रस्ती चिंतन। तो इस तरह के चिंतन का संबंध रोगी के जीवन में भविष्य में घटने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। इंटरव्यू लिए गए रोगियों में लगभग 34% रोगी जो हैं इस तरह का उनमें चिंतन पाया जाता है। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो बार बार ये चिंतन करके परेशान रहती थी कि लड़का होने के बाद उसे कहीं दूर नौकरी पर जाना पड़ा तो वह लड़का हमारे पास ही आना चाहेगा और ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगी। तो इस तरह का जो व्यर्थ का विचार है वो मन में मनोग्रस्ती चिंतन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है मनोग्रस्ती आवेग, ऑब्सेसिव इम्पल्सिस। कुछ रोगियों में कुछ साधारण और तुच्छ क्रियाओं को करने से संबंधित इच्छाएं जो हैं वो बार बार होते देखी गई हैं और लगभग 17% रोगी हैं उनमें मनोग्रस्ती आवेग जो है वो पाया जाता है। जैसे एक 40 वर्ष के वकील के मन में अपने छोटे इकलौते बेटे को गला घोंट देने की तीव्र आवेगिक इच्छा बार बार आती थी। तो इस तरह का जो मनोग्रस्ती आवेग, मनोग्रस्ती मीन्स बच्चों अपन समझते हैं कि बार बार व्यर्थ के विचार, तो या तो मनोग्रस्ती शक हो या मनोग्रस्ती चिंतन हो या मनोग्रस्ती आवेग हो। तो ये फॉर्म्स हैं मनोग्रस्तता के। उसके बाद है मनोग्रस्ती डर।
26% रोगियों में देखा गया है कि वे इस बात से काफ़ी भयभीत व डरे हुए रहते थे कि वे अपना नियंत्रण खोकर कुछ ऐसा कार्य ना कर दें जो सामाजिक रूप से लज्जित करने वाला हो। जैसे एक 32 वर्ष के टीचर को ये डर परेशान करता था कि वह अपने वर्ग में अपनी पत्नी के असंतोषजनक सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में कुछ न कह दे। तो इस तरह का जो डर है वो मनोग्रस्ती डर जो है वो कहलाता है, और बार बार इस तरह का विचार जब मन में उठता है। एंड फिफ्थ जो फॉर्म मनोग्रस्तता का वो है मनोग्रस्ती प्रतिमा, इमेज। तो कुछ रोगियों में ये भी देखा गया है कि कल्पना किए गए दृश्यों से संबंधित घटना की जो इमेजेस हैं वो मन में कंटिन्यूसली बनी रहती हैं या उसके मन में आती रहती हैं, और ऐसे रोगियों की संख्या जो है 7% थी। ऐसे रोगी, जैसे हम एक एग्जाम्पल इसका दें कि एक रोगी के मन में टॉयलेट में जाने पर बार बार ये प्रतिमा आती थी कि उसका जो नवजात शिशु है वो उसको कोई वहाँ पर बहा रहा है। तो इस तरह के जो इमेजेस बार बार विचार से घिरी रहते हैं, इमेजेस से हमारे विचार घिरे रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मनोग्रस्ती प्रतिमा या इमेज। उसके बाद है बच्चों बाध्यता के प्रारूप। तो बाध्यता 2 प्रकार की है या 2 प्रारूप हैं उसके। पहली है अनुवर्ती बाध्यता। इसमें रोगी कोई क्रिया करने का प्रबल दबाव महसूस करता है, और इस तरह की अनुवर्ती बाध्यता करीब 61% रोगियों में पाई जाती है। जैसे एक लड़की जिसकी आयु 29 वर्ष थी, अपने पॉकेट में बार बार हाथ डालकर ये देखती थी कि उसमें महत्वपूर्ण पत्र तो नहीं पड़ा, हालांकि वो जानती थी कि ये सही नहीं है। तो बार बार ये देखना कि उसकी पॉकेट में कोई पत्र तो नहीं है। तो बार बार अनुवर्ती बाध्यता यानी बार बार बाध्य होकर किसी कार्य को करना। दूसरी है नियंत्रण बाध्यता। तो इस तरह के बाध्यता में रोगी अपना ध्यान किसी बाधित व्यवहार को नियंत्रित करने के ख्याल से कुछ आवर्ती व्यवहार करता है, यानी बार बार कुछ व्यवहार करता है। जैसे एक 16 साल का लड़का अपने जो उसकी सेक्सुअल इच्छा है जो कि अनुचित है उससे उत्पन्न चिंता को नियंत्रित कैसे करता है, वो जोर जोर से बोलकर गिनती बोलने लग जाता है, ताकि जो है उसका ध्यान जो है या उसका जो माइंड है उन विचारों से अलग हो जाए। तो वो बाध्यता उसमें थी कि वो जोर जोर से उल्टी गिनती बोलनी शुरू कर देता था। तो इस तरह से वो अपने जो है नियंत्रित बाध्यता को नियंत्रित करता था। तो इस तरह से ये जो OCD है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, ये OCD जो है ये एंग्जाइटी न्यूरोसिस का एक टाइप है, और चिंता विकृति या चिंता स्नायु विकृति का एक प्रकार है। ये बच्चों पूरा एक अपने आप में एक चैप्टर भी है, और ये आपको फुल क्वेश्चंस में भी आएगा। इसका जो है शॉर्ट में भी आपसे पूछ लेंगे कि मनोग्रस्तता के स्वरूप की वर्णन कीजिए या बाध्यता के स्वरूप का वर्णन कीजिए, या मनोग्रस्तता बाध्यता के प्रारूप कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार हैं या फॉर्म हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो ये एक फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, और आपके शॉर्ट आंसर्स में भी इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉजेज़ ऑफ OCD करेंगे, और उसका उपचार कैसे किया जाए ये हम इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।